आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आप को हम हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण पुस्तक वाङ्मय 63, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 1.73, विषय बच्चों का नैतिक विकास पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं बच्चों का नैतिक विकास। साथियों, किसी भी आदत निर्माण का यह मनोवैज्ञानिक नियम है कि इसमें कभी छूट नहीं देनी चाहिए। अर्थात आदत को दृढ़ करने के लिए एक अवसर को भी ना खोना चाहिए। नैतिक आदतों के संबंध में यह नियम लागू करना चाहिए। नैतिक शिक्षा के क्रम में कभी विरोध ना दिखलाई पड़े। जो बात आज गलत मानी जाती है उसे कल भी गलत कहना चाहिए। यदि इस स्थिरता की रक्षा न की गई तो बालक की समझ में कुछ ना आवेगा। इस स्थिरता के अभाव में बहुत से बालक समस्या घातक हो जाते हैं, क्योंकि वे नहीं समझ पाते कि उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है। नैतिक प्रत्ययों को सीखना नैतिक विकास का दूसरा अंग है। इसमें बालक शांत रूप से उचित और अनुचित के सिद्धांतों को सीखता है। बहुत छोटे बालक के लिए समझना कठिन होता है। जब बालक में इतनी मानसिक शक्ति आ जाती है कि वह विभिन्न बातों का विश्लेषण और संश्लेषण कर सके, तब वह इन सब सिद्धांतों को समझ सकता है। तभी वह एक परिस्थिति में सीखे हुए आचरण नियमों को दूसरी परिस्थिति में लागू कर सकता है। भाषा कौशल में निपुणता प्राप्त करने के साथ नैतिक प्रत्ययों को समझने की शक्ति भी बालक में बढ़ जाती है, क्योंकि तब अमूर्त सिद्धांतों और वास्तविक परिस्थितियों के परस्पर संबंध को समझना उसके लिए पहले से सरल हो जाता है। साथियों, अपने कार्यों के फलस्वरूप बालक अपने आचरण को अच्छा या बुरा मानता है। बड़ा होने पर बालक को यह समझना चाहिए कि उसके कार्यों का सामाजिक फल क्या होगा। उसे अब यह सोचना चाहिए कि उसके किसी आचरण के बारे में उसके समूह के लोग क्या सोचेंगे। समूह के संपर्क से ही वह समझ पाता है कि उसके व्यवहार के बारे में दूसरे क्या सोचते हैं। अपने अथवा दूसरों के कार्यों के औचित्य अथवा अनौचित्य को समझ सकने की योग्यता स्वयं अपने व्यक्तिगत अनुभवों से आती है, न कि नैतिक सिद्धांतों पर दूसरों का प्रवचन सुनने से। बच्चों के नैतिक प्रत्ययों के संबंध में कई परीक्षण हुए हैं। उनसे यह पता चला है कि नैतिक प्रत्ययों और बुद्धि तथा प्रौढ़ता में घनिष्ठ संबंध है। मैकाले और वॉटकिंस ने 2500 बालकों को सबसे अधिक पापपूर्ण बातों की सूची बनाने के लिए कहा। उन्होंने देखा कि 9 वर्ष की उम्र तक बच्चों के प्रयत्न मूर्त और निश्चित होते हैं। इस अवस्था तक अमूर्त बातों को समझना उनके लिए कठिन होता है। 9 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे अधिक पापपूर्ण बातों का संबंध माता की अवज्ञा करना अथवा छोटे पशुओं को चोट पहुंचाना था।
9 वर्ष के बाद नैतिक विकास का घेरा कुछ बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ, अब बच्चे चोरी करना क्यों बुरा मानते हैं, चाहे जिस वस्तु की चोरी की जाए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब उनमें चोरी करने का सामान्य प्रत्यय बन गया। बच्चों के उत्तरों से उचित और अनुचित के ज्ञान के स्रोत का अनुमान किया गया और यह देखा गया कि वे इसका ज्ञान बहुधा अपनी मां से सीखते हैं। उनके उत्तरों में पिता की ओर संकेत बहुत ही कम मिला। साथियों, व्यवहार और ज्ञान का संबंध कुछ परीक्षणात्मक अध्ययनों से पता चला कि नैतिक प्रत्यय के होने से यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति तदनुकूल नैतिक व्यवहार भी दिखलावे। हार्टसोन और मैं ने देखा कि धोखा देने के अर्थ को समझ लेने पर विशिष्ट परिस्थिति के आने पर बच्चे अपने धोखा देने की प्रवृत्ति का संवरण नहीं कर सके। एक परीक्षा में 133 विद्यार्थियों को नकल करते पाया गया। इनमें 89% ने बतलाया कि वे जानते थे कि नकल करना धोखा है। अपराधी बालकों के संबंध में नैतिक प्रत्यय और नैतिक व्यवहार के अंतर को अच्छी तरह समझा जा सकता है, क्योंकि ये लड़के बहुधा उचित और अनुचित का ज्ञान रखते हुए भी असामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। हाई स्कूल के विद्यार्थियों तथा अपराधी बालकों के नैतिक प्रत्ययों के ज्ञान में बड़ी समानता थी। बेवर ने किसी जेल स्कूल की 128 लड़कियों से एक क्रम से 16 बुरी बातों की सूची बनाने के लिए कहा। बच्चों के सोलह बुरी बातों की सूची बनाने के लिए कहा। उनकी सूचियों से बेवर को ज्ञात हुआ कि उनमें उतनी ही अंतर्दृष्टि होती है जितनी विश्वविद्यालय की लड़कियों में होती है। इन सब निष्कर्षों का तात्पर्य केवल इतना ही है कि उचित और अनुचित का ज्ञान किसी को अनैतिक व्यवहार से रोकता नहीं, अर्थात नैतिक प्रत्यय और नैतिक व्यवहार में अंतर पाया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर लेने का तात्पर्य यह नहीं होता कि व्यक्ति तदनुकूल व्यवहार भी दिखलाए। विकास की अन्य अवस्थाओं के सदृश नैतिक विकास भी एक क्रम से चलता है। अतः बालकों के संबंध में यह पूर्व अनुमान किया जा सकता है कि किस अवस्था पर कौन से नैतिक गुण बालक में अपेक्षित किए जा सकते हैं। अपने नैतिक विकास के क्रम में बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बड़े धीरे धीरे आता है। विकास की एक अवस्था महीनों तक चल सकती है। नीचे नैतिक विकास की केवल 3 प्रधान अवस्थाओं का संक्षेप में उल्लेख किया जाएगा। नंबर 1, शैशव
में नैतिकता। नंबर 2, प्रारंभिक बचपन में नैतिकता। नंबर 3, बचपन के अंतिम दिनों में नैतिकता। आइए सुनते हैं शैशव में नैतिकता के बारे में अगले वीडियो में। तब तक चिंतन मनन कीजिए जो पढ़ा और सुना गया।